हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। दूसरी शिफ्ट का भी मैं पेपर ले आई हूँ। ठीक है, अभी आज ही अपलोड हो जाएंगे दोनों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आई है तो। इसमें मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया है। ये पेपर कंपैरेटिवली मुझे उससे ठीक लगा, शिफ्ट वन से थोड़ा ठीक है। शिफ्ट वन में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मतलब ऐसे थे कि कहीं से भी डाले हुए थे, एम्बिग्युइटी बहुत ज़्यादा थी, उसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा थे। बट शिफ्ट टू का पेपर थोड़ा ठीक है उसके कंपेयर में। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कम डाले हुए हैं। ठीक है, आप अगर यूजीसी नेट में पेपर दिया है तो भी यूजफुल है, या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है, जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, नई टर्म्स सीखने को मिलेंगी, नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, नए नए नाम आएंगे जो कि आने वाले पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए रेलिवेंट है। अभी हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन मतलब थोड़ा अजीब था, हार्ड बहुत था, बहुत ज्यादा हार्ड था पहला क्वेश्चन। दैट इज, इसमें भी मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जो क्वेश्चन आईडी है उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन चेक करें। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दो, क्वेश्चन आईडी है उसके हिसाब से आंसर देखें, क्वेश्चन नंबर से मत देखो, क्वेश्चन आईडी से अपना मैच करके फिर आपके आंसर्स देखें। ठीक है, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है क्रिटिक ऑफ रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, एडवोकेसी ऑफ यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। ये स्काफ की बुक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट और थियरीज दी हुई हैं और उनके प्रोपोनेंट्स पूछे हुए हैं। बहुत ही हार्ड है, आपको मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक भी पता हो, ऐसा नहीं है। मतलब इतना हार्ड है कि बस पूछो मत। शायद इंस्टीट्यूशनलिज्म बच्चों के दिमाग में है भी नहीं दूर दूर तक, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कर्सिव इंस्टीट्यूशनलिज्म अगर आपको पता है, कैम्पबेल एंड पेडरसन, ये थोड़ा आसान था। अगर ये भी आपको पता है तो आप क्वेश्चन को करेक्ट कर पाते, D1। ठीक है, अदरवाइज तो फिर तुक्का वाला था। ठीक है आपके लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन कहते हैं? राजीव भार्गवा। ये क्वेश्चन आसान था। द इंडियन पार्लियामेंट, ये BL शंकर एंड बेल्जेरियन रोडग्यूज बोलते हैं। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट, केसी वेरर। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन, ये ग्रेमलिन ऑस्टिन की है। ये वाली देखो, ओके, ये तो तीन में ऑप्शन दे रखा है, आप नहीं कर पाएंगे चौथे वाले से। ठीक है, ये वैसे आसान क्वेश्चन है, आप कर पाते। ठीक है, उसके बाद है क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर टू ऑफ देयर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये हमें बुक अरेंज करनी है। सबसे पहला जो इसमें आएगा वो है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किस ईयर में पब्लिश हुई थी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ईशा बर्लिन की है, 1958 के अंदर। उन्होंने एक मतलब ऑक्सफोर्ड के अंदर एक लेसन बोला था, फिर बाद में वो एज अ पैम्फलेट पब्लिश हुआ था। ठीक है, 58 पेजेस का। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये 1960 की है, हेयक की है। देन 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ये 1969 की है। और लास्ट में आएगा लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, ये 2022 की है। जॉन जे एल्वा नाम से इनका कुछ नाम है, जो इन्होंने अभी ही, ये इंडिया के ऊपर है, आर्टिकल 21 के ऊपर है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर में भी थी ये बुक, तो इन्होंने शायद पूछा है। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो इसमें सबसे पहले CPIM, जो कि मार्क्सिस्ट, CPIM मार्क्सिस्ट है, जो 1964 के अंदर बनी थी। उसके बाद आप शिवसेना, जो कि बाला साहेब ठाकरे जो थे उन्होंने बनाई थी, 1966। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एंड लास्ट समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस मैंने डेट भी लिख दी है, सॉरी मैंने ईयर लिख दिया, आप उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमेटी रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। सबसे पहले किसने ये रिकमेंडेशन दी थी? तो ये फर्स्ट ARC में, जब आप लोकपाल और लोकायुक्त पढ़ते हैं तो वहां पे ये स्टेटमेंट आपको मिल ही जाएगी। अदरवाइज लोकपाल और लोकायुक्त, जो कि ज्ञान कोश का PDF है, उसमें ये स्टेटमेंट दे रखी है, वहां से ये स्टेटमेंट ली गई है। उसके बाद है इफ वी कंसिडर द गांधीयन आइडिया ऑफ सत्याग्रह एज ए डायलॉग। अगर गांधी का जो आइडिया है सत्याग्रह का एज अ डायलॉग हम उसको कंसिडर करें, देन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है। ठीक है, ये याद रखना। तो देखो, गांधी का सत्याग्रह
था वो ट्रूथ नॉन वायलेंस पे बेस्ड था, ठीक है। द नेचर ऑफ गांधी इज ट्रूथ फैसिलिएट डायलॉग्स, ठीक है, कि जो गांधी का जो ट्रूथ था, जो सत्याग्रह था, वो किसके ऊपर बेस्ड था, डायलॉग के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। लड़ाई नहीं करनी है, क्या करना है, डायलॉग करने हैं हमें, ठीक है, बातें करनी है, बातचीत से रास्ता मिलेगा। उसके बाद नेचर ऑफ गांधी ट्रूथ इज एंटीथेटिकल टू इक्वलिटी, कि इक्वलिटी के मतलब कॉन्ट्रावर्स में है, इक्वलिटी के अपोजिट में है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद है इन सच अ डायलॉग पार्टीज आर कंस्ट्रक्टेड एडवर्सरी, कि जो पार्टीज है उनको एडवर्सरी कंसिडर किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। गांधी ने कभी अपने दुश्मन को भी एडवर्सरी कंसिडर नहीं किया है। उसके बाद है द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ इज शेयर्ड एक्सरसाइज, जो ट्रूथ का क्वेस्ट है, ट्रूथ के लिए, सच्चाई के लिए जो हमारी लड़ाई है, वो एक शेयर्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। ये ट्रू है, तो ए एंड डी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नो ट्रू पूछा है इन्होंने, तो ये बी और सी हमारा नो ट्रू में आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एंड रूल्स आर रेस्ट्रिक्टिंग द डिस्कोर्स ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टू द पीपल, डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन से लॉ और रूल्स है जो कि पब्लिक को इंफॉर्मेशन देने से, डिस्क्लोज करने से मतलब फॉरबिड करते हैं, उसके बीच में आते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, कि पब्लिक को इंफॉर्मेशन नहीं देनी, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद है कमीशन इंक्वायरी एक्ट, ये भी ट्रू है। इंडियन एविडेंस एक्ट भी आएगा। फिफ्थ के पे कमीशन ऐसा कुछ नहीं कहता, ठीक है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर हैड रिटन द बुक रीवैम्पिंग इंडिया न्यू स्टेट्स एंड देयर ओरिजिन्स, ये काफी मतलब चर्चा में रही बुक है, फिर भी शायद आपके लिए बहुत हार्ड होगी। लुइस टिटलिन की बुक है ये वैसे, ठीक है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड द आइडिया ऑफ टैक्सीज इज मोस्टली क्लियरली stated that the idea of praxis is most clearly developed in short 11 paragraph or thesis that was written by Marx to himself in 1845। तो ये बी आर नेल्सन है। मतलब ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि कहीं से भी उठा के दे रखा है, ठीक है, किसी की थीसिस से या कहीं से ऐसा उठा के दे रखा है, आप नहीं कर सकते। उसके बाद है क्रोनोलॉजिकली अरेंज द मूवमेंट्स ऑफ क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिज्म, ये मॉडर्न कैपिटलिज्म या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ क्राइसिस आए हुए हैं, तो उनके बारे में टाइम पीरियड या क्रोनोलॉजी पूछी हुई है, ठीक है उसकी। तो यूएस सब प्राइम मोर्टगेज क्राइसिस ये 2007 से 2010 तक बना रहा था। अर्जेंटीना इकोनॉमिक क्राइसिस ये 1998 में स्टार्ट हुआ था, 2002 तक रहा, बट बाद में एक बार 2018 में भी हुआ, बट इन्होंने पहले वाला लिया हुआ है, तो ये अर्जेंटीना वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, अर्जेंटीना वाला फर्स्ट नहीं आएगा, मतलब ये क्रोनोलॉजी फिर आप देखोगे ना, बी किसके अकॉर्डिंग अरेंज है, 1998 वाले के अकॉर्डिंग अरेंज है, ठीक है, ये आप देखोगे 2018 वाला कंसिडर नहीं किया है। उसके बाद है .com क्राइसिस इन द आईटी रिलेटेड स्टॉक, ये 2000 में आया था, एंड मैक्सिकन इकोनॉमिक क्राइसिस ये 1994 का क्राइसिस है, ठीक है। तो सबसे पहले डी से स्टार्ट होगा, फिर बी, फिर उसके बाद सी, फिर ए, ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग Who among us these are meant to serve the shop floor according to the Frederick Taylor? आपने अगर पेपर 1 देखा है तो उसमें मेरे मुंह से शायद हेनरी फ्योल निकल गया, वो स्क्वेलर वाला कॉन्सेप्ट है वो सब, उसके लिए फ्रेडरिक टेलर आएगा वहां पे, ठीक है, वो टेलर ने कॉन्सेप्ट दिया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। फ्रेडरिक टेलर जो है उनका जो उन्होंने स्पीड बोस, रिपेयर बोस ये सब बोले हैं ना, तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि शॉप फ्लोर पे कौन से सर्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा सबसे पहले स्पीड बॉस भी सर्व करते हैं, बिल्कुल ट्रू है। देन रिपेयर बॉस भी सर्व करते हैं, एंड टाइम नो इंस्पेक्शन फोरमैन सर्व करते हैं, ठीक है। तो रूट क्लर्क एंड टाइम क्लर्क ये नहीं करते, ये तीनों शॉप फ्लोर पे सर्व करते हैं, ठीक है। तो ए बी एंड डी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है ये क्वेश्चन आता ही है फ्रेडरिक टेलर का, फंक्शनल फोरमैनशिप का, आप इसको अच्छे से याद कर लो इस कॉन्सेप्ट को। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ लेवियाथन, लेवियाथन के चैप्टर दिए हुए हैं वो हमें अरेंज करने हैं। तो सबसे पहला ऑफ सेंस पे है, दूसरा ऑफ इमेजिनेशन पे है, फिर स्पीच पे, फिर लास्ट में रीजन और साइंस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार मैंने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे आता है, पता नहीं मैंने पढ़ाया है या पढ़ा है, बट ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, आप एक बार ध्यान रख लो, ये क्वेश्चन रिपीटेड है वैसे। उसके बाद नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर हैड लेवल्ड द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट जेएस मिल, जेएस मिल के अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म है, वी कैन नॉट
वी कैन नॉट सेपरेट टू डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंडक्ट, कि जेएस मिल के खिलाफ में कौन बोलते हैं कि हम एक इंडिविजुअल के दो कंपार्टमेंट नहीं बना सकते, जो कि प्लेजर और पेन के दो कंपार्टमेंट बनाए थे ना, तो ये इनमें से कौन बोलते हैं, वो है बार्कर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि स्टेट और यूटीज कब बनी थी, आप सबको फेवरेट होगा ये, है ना, आपको अच्छा लगा होगा। 1966 में बना था पंजाब, ठीक है, उसके बाद गुजरात 1960 में बना था, लद्दाख अभी 2019 में बना था, एंड तेलंगाना 2014 बना था। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्टर इनहांस द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द 1980s एज पर अरविंद पनागेरिया, ठीक है, इनमें से कौन से दो फैक्टर हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स इतनी डाली हुई है ना हमारे पेपर में, दोनों शिफ्टों में डाली हुई है। आई डोंट नो क्या इकोनॉमिक्स से इतना ज्यादा लगाव था उनको। तो 1980s के अंदर जो अरविंद पनागरेया है, इनके अकॉर्डिंग कौन से दो फैक्टर इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को इनहेंस करते हैं, ठीक है, ये बताना है हमें। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, कॉमन सेंस लगाओ। एटीट्यूडनल चेंज अमंग द पॉलिसी मेकर्स, ओके, कॉमन सेंस भी नहीं लग रही है इसमें, ठीक है, इसमें आता है तो ही कर सकते हो, और आता किसी को होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला इन्होंने बताया था एक्सपर्ट इनिशिएटिव फॉर द पब्लिक कंपनीज, और दूसरा इन्होंने बताया था पॉलिटिकल लीडरशिप वॉज कैपिटिकल, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा अ मोर रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ठीक है, ये तो नेगेटिव में है, ये तो आप वैसे भी हटा सकते हो, ठीक है। ए भी नहीं आएगा इसमें, उन्होंने नहीं बताया ऐसा कुछ, ठीक है। बी एंड डी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है ये, मतलब बहुत हार्ड हो गया ये तो हमारे लिए। प्लेस, ये जो मैंने टिक लगाए हुए हैं इसके अंदर, ये वो आंसर हैं जो कि आंसर की के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है प्लेस द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो लेजिस्लेटिव एक्ट है क्रोनोलॉजी में हमें लगाने हैं। सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019, इससे पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन था वो 1986, बट इन्होंने 2019 वाला कंसिडर किया हुआ है, तो हम भी यही लेके चलेंगे, ठीक है। राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर, एंड लोकपाल लोकायुक्त 2014, क्रोनोलॉजी आप बना लेना, ठीक है, सही दे रखी है। राजीव गांधी पार्टिसिपेशन एट द सिक्स नेशन 5 कॉन्टिनेंटल पीस इनिशिएटिव वाज कैंपेन, जो राजीव गांधी का जो पार्टिसिपेशन था 6 नेशन 5 कॉन्टिनेंट पीस इनिशिएटिव जो है, वो एक कैंपेन था, किससे रिलेटेड था, ठीक है। तो ये 6 नेशन 5 कॉन्टिनेंट, ये पता है क्या है, ये इस 6 कंट्रीज का एक ग्रुप था, पांचों कॉन्टिनेंट से 6 कंट्रीज इकट्ठी हुई थी, और उन्होंने किसके खिलाफ में, कि सुपर पावर के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि वो न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है, न्यूक्लियर वेपन जो है उनको कम करे, ठीक है। तो ये एक वो कैंपेन था, तो ये किससे रिलेटेड था, टू एंड द न्यूक्लियर टेस्टिंग, ठीक है। और इसके अंदर कंट्रीज कौन सी थी, अर्जेंटीना, ग्रीस, मैक्सिको, स्वीडन, तंजानिया एंड इंडिया, ये जो 6 कंट्री थी ये इसके अंदर पार्टिसिपेंट थी, ठीक है। वैसे काफी पुराना क्वेश्चन है, फिर भी अब की बार जेएल नेहरू पे भी क्वेश्चन पूछे हैं, राजीव गांधी पे भी पूछे, अदरवाइज तो बीजेपी वालों के ही पूछे जाते थे। उसके बाद है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, द सोशलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड इन फ्रांस इन द फॉर्म ऑफ सिंडिकलिज्म, ट्रू है। जो सोशलिस्ट मूवमेंट जो कि फ्रांस के अंदर डेवलप हुई थी, वो किसके ऊपर बेस्ड थी, सिंडिकलिज्म, सिंडिकलिज्म के फॉर्म के रूप में। और सिंडिकलिज्म है क्या, जो कि मार्क्स को अपना गुरु मानता है। मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी क्लास स्ट्रगल की, कि एक डोमिनेंट क्लास है, एक जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो क्लास है, ठीक है। दो क्लास है, उनके बीच में स्ट्रगल चल रहा है, एक वर्कर की क्लास है, एक जो ओवनर है उनकी क्लास है, ठीक है। तो ये मार्क्स को अपना गुरु मानते हैं, उसकी डॉक्ट्रिन पे चलते हैं, क्लास स्ट्रगल में बिलीव करते हैं, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, सिंडिकलिज्म रिजेक्ट द आइडिया ऑफ क्लास स्ट्रगल, तो ये दूसरी तो गलत ही दे रखी है, तो दोनों में से पहली सही है, हमारी दूसरी गलत है, ठीक है, जो वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है द आइडियलिस्ट सोल ऑफ थॉट इन द इंटरनेशनल रिलेशन प्रपोज टू रिप्लेस बैलेंस ऑफ पावर बाय, आसान क्वेश्चन है। आइडियलिज्म की जो थ्योरी थी मैं आपने पढ़ रखी है, मेरी वो पहली वायरल वीडियो भी है, ठीक है। तो ये आइडियलिज्म की जो थ्योरी है, वो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो किससे रिप्लेस करने की बात करती है, वो डिसआर्मामेंट से रिप्लेस करने की बात करती है, ठीक है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म एज हैंस जे मॉर्गनथॉप फ्रॉम द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, कितना आसान क्वेश्चन है, इतना रिपीटेड जे एंड टिक, ठीक है।
आंख बंद करके करने वाला है। हु रोट द बुक द स्टेट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये राफेल मिलीबैंड जो है उन्होंने लिखी हुई है। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पता नहीं मैच द कॉलम में शायद हमने पढ़ा हुआ है, स्टेट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, राफेल मिलीबैंड। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामाइंड एंड डिजाइन फॉर द पॉलिसी साइंसेज, ये भी मतलब हमने पढ़ रखा है, ये है येजकेल ड्रॉर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हु हैज स्टेटेड इफ लाइफ ओनली वर द ऑब्जेक्ट स्लेव्स एंड ब्रूट एनिमल माइट फ्रॉम द स्टेट फॉर्म अ स्टेट, कि लाइफ केवल ऑब्जेक्ट है तो स्लेव और जो ब्रूट एनिमल है वो भी स्टेट बना लेंगे, ठीक है। तो ये एरिस्टोटल की है। हम क्यों आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि देखो एरिस्टोटल ने एनिमल्स को, स्लेव्स को सिटीजन कंसिडर किया ही नहीं है कि वो स्टेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट से लाइफ नहीं बनती, वो उनको ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो ये एरिस्टोटल की स्टेटमेंट है। उसके बाद है हु अमंग द विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर होल्ड्स द व्यू दैट लिबर्टी इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज द प्रोपर्टीड क्लास पोजेसेस द पावर टू डोमिनेट्स द अदर। अब देखो लिबर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि जिसके पास प्रॉपर्टी है वो इतनी पावर पोजेस करती है कि वो दूसरे को डोमिनेट कर सके। तो इसमें मार्क्स का नाम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके बी वैसे दे भी सब में रखा है, आप इसको कितना वो करोगे, एंगल्स भी आएंगे, ठीक है। तो बी एंड डी ओके, इसके अकॉर्डिंग हम बी सेकंड को हटा देंगे और जो थर्ड आएगा वो रूसो आएगा, ठीक है। लोग को तो हम देखो लिबरलिज्म के पापा बोलते हैं, लोग कैसे आएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखो ये इंटरनेशनल लेवल पे है, इसमें जिसने पढ़ी है ना थियरी वही कर सकता है। अलेक्जेंडर वेंडिक्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सी का 3, ठीक है, ये 2 में दे रखा है। चलो कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडिया ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, रॉबर्ट वालकर किससे रिलेटेड है, इम्फेसिस ऑन द कॉन्टिन्यूटी एंड रिपीटेशन इन द सोशल स्ट्रक्चर, रॉबर्ट कॉक्स इंटरेक्शन बिटवीन द सोशल फोर्सेस फॉर्म ऑफ द स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर्स, एंड रॉबर्ट कोहन इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिजीम एंड रिजीम और कोऑपरेशन से रिलेटेड कौन है, कोहन, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते थे क्वेश्चन, थोड़ा आसान है, मॉडरेट लेवल का है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ हैं। तो स्टार्ड क्वेश्चन रिक्वायर्स एन ओरल आंसर, ठीक है। स्टार्ड क्वेश्चन जो है उनके ऊपर एक स्टार बना होता है, उनका ओरल आंसर देना होता है, और जब ओरल आंसर हम दे सकते हैं तो उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, ठीक है। जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं वो रिटर्न में देने होते हैं, जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं वो 10 दिन के नोटिस पे देने होते हैं। ओके इसमें 2 दिन लिख रखा है तो ये गलत हो गई हमारी, वो कम से कम 10 दिन के नोटिस पे होने होते हैं। उसके बाद द अडजर्नमेंट मोशन नीड द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर, ये ठीक है। द 0 आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, ये भी ठीक है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन गया, ए सी एंड डी, ठीक है। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग कमेटी एंड कमीशन ऑन द लोकल गवर्नमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले इनमें से आएगा अशोक मेहता, फिर उसके बाद जीवी के राव कमेटी, देन उसके बाद हमारा एल एम सिंघवी एंड देन टंगोन कमेटी, ठीक है। इसकी डेट आप देख लेना। उसके बाद ये रिक्स के मॉडल पे आ गया। अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी हैज हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड एंड विच आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक है कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी की एक हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि मतलब एक चीज के लिए काम कर रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट में काम कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा होगा। जैसे देखो एक स्ट्रक्चर काम कर रहा है डेवलपमेंट के लिए कि डेवलपमेंट करो, दूसरा स्ट्रक्चर जो करेगा एनवायरनमेंट के लिए काम करेगा, वो कहेगा डेवलपमेंट, बिल्कुल मतलब उसके अपोजिट में हो गया ना, तो ये एक हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर रहता है वहां पे। उसके बाद द सोशल चेंज इन द प्रिज्मेटिक सोसाइटी वुड बी इनकंसिस्टेंट, कंप्लीट एंड अनरिस्पॉन्सिव, दोनों ट्रू है, ठीक है। ये उसका रीजन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ए कर सकते हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कैन बी इक्वेटेड विद द स्टेटमेंट दैट ही प्रपोजेज एन एस्केटिक कम्युनिकेशन द पर्पज ऑफ विच एस्केटिक सॉरी he proposes an ascetic communication the purpose of which is to remove the object of desire। तो इनमें से कौन जो
किस थिंकर के बारे में स्टेटमेंट है कि वो एक एस्थेटिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं जो कि किसी भी टाइप के डिजायर को हटाते हैं। तो देखो इनमें से नाम आप पढ़ोगे तो प्लेटो का नाम आ जाएगा ना। तो प्लेटो देखो वाइफ्स को भी मतलब वाइफ्स कॉमन होनी चाहिए उनकी बात करता है, ठीक है। एजुकेशन कॉमन, तो किसी टाइप की पर्सनल डिजायर ना हो फिलोसफर किंग की, तो इसमें आप प्लेटो आसानी से लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट दी हुई हैं असर्शन और रीजन की। पहली है देयर इज अ सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी इन ए पोलराइज्ड मल्टी पार्टी सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ डॉगमेटिक रेडिकलिज्म। देखो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आ गए हैं। सिग्निफिकेंटली आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है बहुत ज्यादा बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी इन द पोलराइज्ड मल्टी पार्टी सिस्टम की जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो पोलराइज्ड है, उसमें पोल बने हुए हैं, सेपरेटेड है, एक इस साइड एक इस ध्रुव पे खड़ा है, दूसरा उस ध्रुव पे, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। विथ स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ डोगमेटिक रेडिकलिज्म की रेडिकलिज्म इतना ज्यादा है, एक्सट्रीमिज्म उनमें बहुत ज्यादा है, अपने आइडिया को लेके वो इतने स्टैंड है कि वो चेंज करने के लिए मानते ही नहीं है, ठीक है, उस टाइप का रेडिकलिज्म है। तो ये एक ऐसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ऐसी सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। तो उसके अंदर कहता है पॉलिटिकल कोलिएशन इन पोलराइज्ड मल्टी पार्टी सिस्टम आर वायलेबल, कि पॉलिटिकल कोलिएशन वायलेबल है ऐसे सिस्टम में। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब दोनों ही इतने रेडिकल हैं, इतने एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कैसे पॉलिटिकल जो कोलिएशन है वो बन सकता है? बिल्कुल ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आर फॉल्स है, ए हमारा ट्रू है, ठीक है। उसके बाद है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कुछ बुक्स दी हुई हैं, मैंने यहाँ पे डेट लिख दी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लिखते हैं। उसके बाद हु आर शूद्रास 1946, द अनटचेबल 1948, और जो लास्ट में लिखते हैं फ्यूचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये हमारी करेक्ट सीक्वेंस है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन टेररिज्म। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट टेररिज्म के ऊपर क्या है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सारी स्टेटमेंट आप पढ़ लोगे, मैं यहाँ पे मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, काफी टाइम हो गया है। पहली है देखो और सारी आपको ठीक लगेंगी। लास्ट देखो, इंसर्जेंट एंड टेररिस्ट ग्रुप इन द इराक एंड सीरिया हैव नॉट बिल्ड सोफेस्टिकेटेड इम्प्रोविज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईडी, जिसे हम इम्प्रोविज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईडी बोलते हैं, डिस्पाइट ग्लोबल एक्सेस टू द रिसोर्सेज। ये कहते हैं कि जो टेररिस्ट ग्रुप सीरिया और इराक के हैं उन्होंने कोई आईईडी नहीं बनाए हैं रिसोर्सेज होते हुए भी। क्या ऐसा ट्रू है? देखो कैसी स्टेटमेंट है, मतलब एक मजाकिया सी स्टेटमेंट है। तो आप इसको तो बिल्कुल आउट कर सकते हो, तो डी हटा के जो और बची हुई है वो सारी ट्रू मिलेंगी आपको, ठीक है, पढ़ना। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रोपोनेंट ऑफ प्रोसेस मॉडल ऑफ द सोशल मूवमेंट इन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। प्रोसेस मॉडल से कौन रिलेटेड है? तो ये है डॉग एमसी एडम्स, नाम नया है, याद कर लो अभी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट डज नॉट आउटलाइन कंट्री स्पेसिफिक एमिशन टारगेट बट एम्फेसाइज ऑन द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अ ग्रुप राइट अकॉर्डिंग टू विल केमलिका। तो ग्रुप राइट कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट का राइट बताया था, पॉली एथनिक राइट बताया था, राइट पार्शियल रिप्रेजेंटेशन का राइट बताया, बट स्पीडी ट्रायल ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। और वैसे भी वो कैसे ग्रुप राइट हो सकता है, वो एक पर्सनल राइट है। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग, ये कुछ पीस कीपिंग ऑपरेशन है यूएन द्वारा लेड किए हुए, तो ये हमें बताने हैं इनकी टाइमिंग। तो सबसे पहला जो आएगा वो है रवांडा के अंदर, जो उसके बाद यूगोस्लाविया, फिर उसके बाद दारफुर, और देन साउथ सुडान के अंदर, ठीक है। ये हमारी क्रोनोलॉजी बनेगी। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंडेड द पंचायती राज प्रोविजन। जो पंचायती राज प्रोविजन है वो शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर कौन से अमेंडमेंट के द्वारा पहुंचाए गए थे? तो ये 1996 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। उसके थ्रू ईयर पूछी थी, 1996 आएगा, ठीक है इसमें। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट ऑफ द सिटीजन चार्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी वेबसाइट है सिटीजन चार्टर की? तो वो है www.goicharters.nic.in, ठीक है। सिटीजन चार्टर होता क्या है? देखो सिटीजन चार्टर एक चार्टर है जिसमें देखो हर एक जो पब्लिक ऑफिस है उसके बाहर क्या होगा कि जो
सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके अधिकारों के बारे में लिख रखा होगा, ठीक है, कि ये आपके अधिकार है, ये आपके कर्तव्य है, हर पब्लिक ऑफिस के बाहर, ठीक है, तो वो सिटीजन चार्टर है, ठीक है, हर एक ऑफिस के बाहर। उसके बाद नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट दी हुई है, India's foreign remain preoccupied with the concern about the territorial integrity, nationhood and independence of the decision making। ठीक है, ये बात ट्रू है कि जो हमारी फॉरेन है पॉलिसी है या फॉरेन जो हमारे अफेयर्स हैं वो किससे ऑक्युपाइड रहते हैं कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे, नेशनहुड बना रहे और इंडिपेंडेंस रहे डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद है द स्ट्रक्चरल लॉजिक ऑफ ग्लोबल बाइपोलर कॉन्फ्लिक्ट गेट रिफ्लेक्टेड इन द रीजनल बाइपोलर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो स्ट्रक्चरल लॉजिक है बाइपोलर, ग्लोबल बाइपोलर कॉन्फ्लिक्ट का, वो किस चीज में रिफ्लेक्ट होता है, वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। हमेशा ऐसा होता है, अगर इंडिया यूएस के साथ में है तो पाकिस्तान यूएसएसआर के साथ में है, ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट, या फिर चाइना के साथ में, ठीक है, तो पहले इंडिया यूएसएसआर के साथ में था तो पाकिस्तान यूएसए के साथ में था, ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट के रूप में रिफ्लेक्ट होता रहता है। जो ग्लोबल बाइपोलरिटी है वो हमारी रीजनल बाइपोलरिटी के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद है हु सेड द ट्रूथ इज नोट दैट द स्पिरिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्क्विस्ट इज एट द ओरिजिन इन द सेंटर ऑफ वेस्टर्न नेशनलिज्म। हाँ, ये कह रहा है कि जो स्पिरिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्क्विस्ट है वो, sorry, the truth is not the spirit of conflict and conquest in the origin and the center of, हाँ, वेस्टर्न नेशनलिज्म के सेंटर में ट्रूथ नहीं है, ठीक है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्क्वेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये बात कौन कहते हैं, तो नेशनलिज्म जहां पे आ जाए तो आप रविंद्रनाथ टैगोर बहुत आसानी से टिक करके आ सकते हो, ठीक है। उनका नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इतना वाइड है, हमेशा उसी पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है फ्रेंच फैनॉन बुक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसमें चैप्टर्स पूछ लिए, ये मतलब किसी को पता होगा अगर उस बुक की समरी पढ़ी है तो ही कर सकता है। तो इसमें उन्होंने लैंग्वेज एंड नेग्रोज के बारे में लिखा है, उनके कल्चर के बारे में नहीं लिखा है, साइकोपैथोलॉजी पे लिखा है, रिकॉग्निशन पे लिखा है, ठीक है, तो ये CND हमारा आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर ऑफ इरिक हॉब्सबॉर्न थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप। देखो ये क्वेश्चन वैसे ही इनके ऊपर क्वेश्चन आता है बट बहुत ही सालों के बाद आया है, तो इसमें जिसको आता है वही कर सकता है। उन्होंने ही डिफाइंस नेशनलिज्म फॉर इंस्टांस एज री इन्वेंटिंग ट्रेडिशंस, और दूसरा उन्होंने बोला ही आइडेंटिफाई पीटी बोर्गवाज एज अ ग्रुप दैट एडवोकेटेड सेपरेट नेशनलिज्म, ठीक है, ये उन्होंने दो स्टेटमेंट दी थी। वैसे बहुत हार्ड क्वेश्चन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव नॉट बीन मेड बाय द MN श्रीनिवासन रिगार्डिंग द कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं बताई है, ठीक है, तो ये ओके, नोट देयर इज अ हॉरिजॉन्टल सॉलिडिटी ऑफ द कास्ट इन इंडिया। ओके, ठीक है, देखो आप इसमें कौन सी स्टेटमेंट, बी तो होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्रिएटेड हर्डल्स ऑन द वे टू कास्ट सॉलिडिटी, तो ये तो कौन ही बोलेगा ये स्टेटमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बल्कि कास्ट की सॉलिडिटी। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूरा ही मुझे गड़बड़ लग रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव नॉट बीन मेड बाय MN श्रीनिवासन रिगार्डिंग द कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। उन्होंने कौन सी नहीं बोली है, आई डोंट नो, मैंने मतलब इनके बारे में MN श्रीनिवासन की ये आइडिया पढ़ा नहीं है, बट उन्होंने कास्ट पे बोला इतना मुझे पता है। फिलहाल के लिए आप इस पे फर्दर रिसर्च करो, आई डोंट नो इन्होंने जो आंसर दिया है, मैं इस पे मतलब पहले मुझे क्वेश्चन इतना ध्यान से उस हिसाब से मैंने नहीं समझा था, आप इस पे और रिसर्च कीजिए, ठीक है, क्या आंसर होगा। वैसे आंसर B एंड C दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफाइंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इन द टर्म ऑफ प्लूरलिस्टिक एसोसिएशन, तो कौन डिफाइन करते हैं, ये है J कोहन डिफाइन करते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन
बाय द जुआन लिंज एंड अल्फ्रेड स्टेपन आर ट्रू। इनमें से कौन सी ट्रू है ये हमें बतानी है, ठीक है। ये देखो, अब इनके नाम तो आपने शायद सुने भी नहीं होंगे। अब इसमें स्टेटमेंट ए, सी एंड ई ट्रू है, तो ये मतलब तुक्केबाजी का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो तो कर लो, पढ़ लेना, वैसे आपको काम आ जाएंगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेडरेशन वर्सेस द फ्रीडम, ये बी आर अम्बेडकर की बुक है, ठीक है। उसके बाद है द जस्टिफिकेशन फॉर द ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन लाई इन द, किस पे लाई करता है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का जस्टिफिकेशन, तो नेशनल इंटरेस्ट पे तो लाई करेगा नहीं, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस पे करेगा, उसके बाद है रीजनल स्टेबिलिटी पे करेगा, ठीक है। मोरल प्लूरलिज्म ये भी कोई मायने नहीं रखता ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन में, तो ए एंड डी मायने रखता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज एन एडवोकेट ऑफ कॉस्मोपॉलिटियन डेमोक्रेसी, तो कौन आएंगे, कांट आएंगे। कांट ने ही सबसे पहले कॉस्मोपॉलिटियन डेमोक्रेसी का आइडिया दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है टैगोर। टैगोर किससे रिलेटेड है, ट्रू फ्रीडम की बात करते हैं टैगोर। जेपी नारायण संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं। राम मनोहर लोहिया किसकी बात करते हैं, चौकंभा मॉडल की बात करते हैं। एंड वीडी सावरकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आसान, बहुत आसान। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर सेड द कम्युनिकेशन ऑफ द इंटेंजिबल फैक्ट्स, ओपिनियन, सजेशन एंड सस्पिशन दैट कैन नॉट पास थ्रू द फॉर्मल चैनल आर कम्युनिकेटेड थ्रू द इनफॉर्मल, ये चेस्टर बर्नार्ड है। कम्युनिकेशन पे दोनों पेपर में दे रखा है और चेस्टर बर्नार्ड ही उसका आंसर है, ठीक है, उन्होंने कम्युनिकेशन पे लिखा है। उसके बाद द लिमिटेड फ्रेंचाइज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट, ये 1892 के एक्ट जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें लिमिटेड फ्रेंचाइज आ गई थी, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द सीआईसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आरटीआई एक्ट में बना था, ट्रू है। उसके बाद व्हेन सीआईसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इनिशियली, 5 मेंबर थे स्टार्टिंग में सीआईसी में, अब कितने हैं ये बताओ कमेंट में। The Chief Information Commission holds the office for the period of 3 years from the date on which he enters the office, ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है Which of the following statement represent the principle of just war? Just war क्या है, ये प्रिंसिपल पढ़ा है आपने जस्ट वॉर का। जस्ट वॉर क्या है कि वॉर एज अ लास्ट रिजोर्ट लिया जाए, कि वॉर को एक मतलब लास्ट ऑप्शन की तरह लिया जाए, उसको कुछ रूल्स के तहत मतलब वॉर किया जाए। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध फायरिंग करो, केमिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन, कैसे वेपन यूज करो, ठीक है, कन्वेंशनल वेपन ही यूज करने हैं आपने, ठीक है। तो इस टाइप का वॉर जस्ट वॉर होना चाहिए। उसको पहले नोटिफाई करना है कि हाँ हम वॉर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, बिना बताए वॉर नहीं होना चाहिए, इस टाइप का, ठीक है। तो वार एज लास्ट रिजोर्ट, ठीक है, ये ट्रू है। रिवेंज, ये क्वेश्चन ये तो आप बिल्कुल हटा दो कि वार एज अ रिवेंज कंसिडर किया जाए और फिर भी आप उसे जस्ट वॉर कहे, ठीक है, ये कैसा मजाक है। तो बी आप हटा दो यहाँ से, तो बी ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। उसके बाद है war must be declared on the basis of normally accepted aims, ठीक है। a wholesale invasion is justifiable response to the border incursion, ठीक है, सारे ठीक है, ए सी डी। उसके बाद है the logic of collective action explaining the mobilization of interest group in comparative political analysis is given by which scholar, तो ये कौन देते हैं, मार्कस ओल्सन देते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्ड एज एक्सप्लेनेटरी पीरियड, तो ये कौन सा है, 1887 का 1990 तक एक्सप्लोरेटरी पीरियड, सॉरी एक्सप्लोरेटरी, जिसे हम पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रमोट प्रोस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रमोट एन ओपन मार्केट बेस्ड इकोनॉमी दैट ब्रिंग सोशल पॉलिटिकल बेनिफिट, दोनों बात ट्रू है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर यूज्ड टू स्टडी द एटीट्यूड ऑफ पीपल पॉलिटिकल कल्चर इन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन देखो मतलब मुझे आई डोंट नो ये आपने किया कैसे, घबरा जाए कोई इंसान इसको देख के। इसका आंसर बी और सी दे रखा है, आप बिल्कुल और फर्दर रिसर्च कर लेना। मैंने इस पे मतलब कुछ सर्च भी नहीं किया है, इतना घबरा गई थी मैं इस क्वेश्चन को देख के। क्या दे रखा है आप, मतलब हमें क्या पढ़ा रहे हो, आई डोंट नो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसडीजी के कुछ गोल्स हैं, नंबर है, गोल कौन सा नंबर है और ये उसके गोल्स दिए हुए हैं, तो ये हमें मैच करने थे। तो 5वें नंबर पे जेंडर इनइक्वलिटी है, 7वें पे अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी है और 10वें पे रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी एंड 15 पे लाइफ ऑन द लैंड। तो हमारा ऑप्शन जो भी बनते देख लेना। हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर स्पोक अबाउट इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स द यूएस एंड सोवियत यूनियन ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स अ कोल्ड वॉर एज
They are our neighbor in the Asia. Inevitably, we shall have to undertake many common tasks and have much to do with each other. तो ये जेएल नेहरू की स्टेटमेंट है, कोल्ड वॉर के टाइम की है, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द श्री अरबिंदो द टास्क ऑफ स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन, ट्रू कॉन्शियसनेस, और तो सारे आप देखो कैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रू कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग sentences which among the following sentences is associated with the notion of equality described by the अमृता सेन जो है उनकी इक्वलिटी के बारे में, ठीक है। तो पहला देखो, द बेसिक कैपेबिलिटी इक्वलिटी कैन बी सोल गाइड टू द मोरल गुड, ठीक है। इक्वलिटी उन्होंने बोला है, इक्वलिटी सोल गाइड नहीं है, इक्वलिटी केवल पार्शियल गाइड है मोरल गुड के लिए, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है। तो ये आप ऑप्शन हटा दोगे तो और सारे इन्होंने ट्रू बोले हुए हैं। और ये क्वेश्चन आया क्यों है, क्योंकि अमृता सेन बीच में वो डिस्प्यूट आ गया था, उनके घर पे कब्जा हो गया था, फिर जो ममता बनर्जी खुद वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट लेके गई थी तो उनसे रिलेटेड था, तो उन्होंने ये डाल दिया है, ठीक है। तो उन्होंने पार्शियल इक्वलिटी मतलब पार्शियल रूप से रिस्पॉन्सिबल है मॉरल गुड के लिए इक्वलिटी, फुली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है। और आप पढ़ लेना, आसान है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर गेव द स्टेटमेंट दैट इन द कोर्स ऑफ टाइम हाउएवर while Nehru was still alive, the Congress party ceased to be a movement and became the पार्टी एंड द गवर्नमेंट। तो कांग्रेस पार्टी पे किन्होंने लिखा है, रजनी कोठारी, कांग्रेस सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रजनी कोठारी किया। उसके बाद है द अरेंज द फॉलोइंग इवेंट कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये आप देख लेना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार ही आया था शायद। द फिडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ये 1967 की है, मिनो ब्रुक 1968, सेकेंड कब हुई थी 1988 के अंदर, ठीक है। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस ये 1971 के अंदर लिखी गई थी, एंड एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये 1944 के अंदर पब्लिश हुई है, ठीक है। तो आप देख लेना इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है द कमीशन ऑफ द स्टेटस, द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज एस्टेब्लिश्ड वाइड रिजोल्यूशन ऑफ, ये किसने, ये इकोनॉमिक और जो सोशल काउंसिल है यूएन की, उसके द्वारा हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो एससी है हमारा, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड इन सुप्रीम कोर्ट, ट्रू है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है स्पेशल एडवाइजरी जुरिडिक्शन 143 के अंदर, और आर्टिकल 32 क्या कहता है, एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसके रिगार्डिंग में, फंडामेंटल राइट, सारे ठीक है, उसके अंदर राइट जारी कर सकते हैं। तो एबीसी हमारा ट्रू है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट इंडिकेट डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी फैसिलिटेटेड बाय जेंडरिंग पॉलिटिक्स इन इंडिया, कि इनमें से हमारी डेमोक्रेसी डीप हो रही है किसके थ्रू, जेंडरिंग ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, ठीक है। आर्टिकुलेशन ऑफ वुमेन वॉइस भी ठीक है। वुमेन गेटिंग इन्वॉल्व इन द पब्लिक स्फेयर, ये भी ठीक है। बट ये स्टेटमेंट आप देखोगे, वुमेन फ्रॉम द अपर क्लास कैरिंग आउट अ साइलेंट रिवोल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेमेसी होल्ड द व्यू दैट, अब ग्रेमेसी, एंटोनियो ग्रेमेसी, ये स्टेटमेंट आप मतलब आप इस पे फर्दर रिसर्च करो, ठीक है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्वेश्चन में, मैंने वैसे पढ़ ली है, आप इस पे एक बार दोबारा रिसर्च करना। प्रोग्रेस और बिकमिंग के ऊपर उनकी कुछ स्टेटमेंट है। प्रोग्रेस इज आइडियोलॉजी एंड बिकमिंग इज अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्शन। उन्होंने कहा है बिकमिंग इज अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट फ्रॉम विच प्रोग्रेस कैन बी अब्सेंट। उसके बाद प्रोग्रेस डिपेंड ऑन द साइंटिफिक मेंटलिटी, डिपेंड्स ऑन द साइंटिफिक मेंटलिटी, एंड प्रोग्रेस एंड बिकमिंग वर बोर्न एट द सेम टाइम, ठीक है। ठीक भी लग रहा है, वैसे सारी स्टेटमेंट ठीक लग रही है, बट फिर भी आप देख लेना इस पे और ज्यादा। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ क्रिटिकली स्कॉलरली मेमोयर इनवॉय टू द नेहरू। तो ये हैं एस्कॉट रेड जो थे, ये इन्होंने मतलब ऑथर किया हुआ है। उसके बाद है ऑन वायलेंस कौन लिखते हैं, हैना आर्डेंट लिखते हैं। देन रीजन एंड इवोल्यूशन हर्बर्ट मार्क्यूज लिखते हैं। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, ये मार्टिन लूथर किंग लिखते हैं। एंड द कंजर्वेटिव माउंट फ्रॉम एडमंड बर्ग टू इलियोट, ये क्रिक रसल लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ नाम, तो इसमें साउथ सूडान नहीं है और सब हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग दीज पोस्टुलेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये 1870 की लॉर्ड मायो का जो रिजोल्यूशन था, क्वेश्चन हार्ड था, मुझे खुद याद नहीं रहा, ठीक है।
मुझे गूगल करना पड़ा था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यू दैट व्हेन एनजीओज आर टाइड अप विद द सोशल मूवमेंट दे ओकेजनली चेंज देयर पॉलिटिकल एजेंडा। तो ये सोशल मूवमेंट के साथ एनजीओ टाइड होते हैं तो वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा चेंज कर देते हैं। ये स्टेटमेंट मतलब याद कर लो यार, क्योंकि ये पहली बार स्टेटमेंट आई है और ये नीरज चांद दोखे जो है इनका नाम भी पहली बार आया है। ठीक है, नाम याद कर लो, दोबारा रिपीट होगा आगे जो पेपर होंगे उनके अंदर। आप अभी ये स्टेटमेंट याद कर लो, ठीक है। उसके बाद है इसमें देखो सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैटे मिलेट की है, पावर ओके इसी से नहीं होगा, ठीक है हमारा। उसके बाद है B1 हो रहा है, इसी से क्रैक हो रहा है। देखो सेक्सुअल पॉलिटिक्स केटी मिलेट की, ये तो बहुत आसान बुक है, इतनी बार रिपीटेड है, मतलब मैंने खुद इतनी बार करा दिया है। क्वेश्चन पिछली बार भी आया होगा शायद इस पे, ये पीएचडी के उसमें भी आया था। बहुत आसान है, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिजीम ऑफ द वेलफेयर स्टेट कॉरेस्पॉन्ड टू द रिजार्ड टिटमस इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इन द थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो इसमें स्कैंडियन सोशल डेमोक्रेटिक रिजीम, ये उन्होंने अपना मॉडल कंसिडर किया था, ठीक है, वेलफेयर स्टेट का, और इन्होंने नहीं किए थे, ये किया था। वैसे बहुत मतलब अजीब सा ही क्वेश्चन है, कुछ आप नहीं ले दे सकते इस क्वेश्चन से, इस टाइप का है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द राइज ऑफ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो इन द मिड 1960s स्वराज जो पार्टी थी उसने एक क्लासिकल कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव दिया था फॉरेन पॉलिसी पे, ठीक है, तो ये ट्रू है। उसके बाद है द सपोर्टर्स वर ड्रॉन फ्रॉम द फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, ये सपोर्टर यहाँ से ड्रू हुए थे। ये नेहरू के खिलाफ में यूनाइटेड हुए थे और मार्केट और प्राइवेट इंटरप्राइज में बिलीव करते थे, ठीक है। नेहरू किस में करते थे? यूएसएसआर मॉडल में। तो ये आई.के. गुजराल लेड कर रहे थे, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गई इसमें, ठीक है, और सारी स्टेटमेंट इसमें सही है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स प्रपोजल द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन। टेलर का है प्रपोजल, ये देखो कैसी इंग्लिश बना रखी है, प्रपोज्ड आएगा, ठीक है, मेंटल रिवोल्यूशन, F.W. टेलर। उसके बाद है एमपी फोलेट, अकॉर्डिंग टू द एमपी फोलेट विच अमंग द फॉलोइंग नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इन्होंने रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ऑल फैक्टर इन सिचुएशन इसकी बात की है, कोऑर्डिनेशन अर्ली स्टेजेस की बात की है, कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, बट एज अ इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल की बात नहीं की है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रगर। पीटर ड्रगर के बारे में नॉट करेक्ट हमें बतानी है, ठीक है। मैनेजमेंट इज सब्जेक्टिव, ऐसा पीटर ड्रगर नहीं बोलते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट अप्रूव्स द मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइज मूवमेंट, ये भी नहीं बोलते हैं, मैकेनिस्टिक मॉडल की बात नहीं की है उन्होंने। उसके बाद मैनेजमेंट हैज स्पेसिफिक रोल टू परफॉर्म, और ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है। ए एंड डी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, मुझे पता है, बट लेट हो रहा है मुझे, इसलिए मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर। यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ था उसके असेंडिंग ऑर्डर लगाने। तो सबसे पहले आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन, उसके बाद है फेडरल काउंसिल, उसके बाद ये आएगा बिल ऑफ राइट, एंड देन 14th अमेंडमेंट, ठीक है, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द आर्टिकल राइट टू लाइफ के अंदर कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? आप सारे पढ़ लोगे, राइट टू सुसाइड हमारे इंडिया के अंदर नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद है which of the following not included in the list of the Indian initiative in support of the US in strategic collaboration since 2019, कि इनमें से कौन सा इंडिया का इनिशिएटिव यूएस के सपोर्ट में नहीं इंक्लूडेड है, ये हमें बताना है, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंडियन इनिशिएटिव इन सपोर्ट ऑफ द यूएस, तो कौन सा इनिशिएटिव हमारा इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो ये हमें बताना है। इसमें क्वेश्चन देखो किस टाइप से बना रखा है, अजीब सा ही, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट एक स्टेटमेंट हमें गलत मिल जाएगी, ठीक है। इंडिया एक्सप्रेस्ड अपोजिशन टू द प्रेसिडेंट बुश डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम द एबीएम ट्रीटी। इंडिया ने अपोजिशन दिया था प्रेसिडेंट बुश के जो डिसीजन है एबीएम ट्रीटी से विड्रॉ करने का। एबीएम ट्रीटी क्या थी? एंटी ब्लास्टिक मिसाइल जो ट्रीटी थी, सोवियत और यूएसए के बीच में साइन हुई थी, तो उससे निकलने पर इंडिया ने उसको अपोज किया था, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, ये भी यार पता नहीं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है।
इंडिया वोटेड विद द यूएस एट द सितंबर 2005 इंटरनेशनल एटॉमिक, ठीक है, ये नोट इंक्लूडेड कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंडियन इनिशिएटिव। तो इंडिया का इनिशिएटिव, जब हमने एबीएम को अपोज किया है तो ये हमने सपोर्ट कैसे किया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सपोर्ट थोड़ी ना किया है हमने, तो क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, फिर इसलिए हमारा बी आंसर नहीं यार, दोबारा समझते हैं, सॉरी अभी के लिए, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंडियन इनिशिएटिव इन द सपोर्ट ऑफ द यूएस इन स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन सिंस 2001, ठीक है, इंक्लूड नहीं है इंडिया के इनिशिएटिव जो कि यूएस को सपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया डिड नॉट ऑफर सपोर्ट टू द यूएस एंटी टेररिज्म मिशन इन द अफगानिस्तान। इंडिया ने सपोर्ट नहीं दिया है, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, शायद पहला पेपर करके इतने एक साथ क्वेश्चन पढ़ लिए ना। यूएस एट द सितंबर 2005, ये तो हमारा सपोर्ट है, ठीक है, तो इसलिए सी आएगा। देखो, ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडिया ने उसको सपोर्ट किया है, तो इंडिया ने उसके पक्ष में वोट दिया है, ठीक है, बट इसने हमें हमसे नॉट इंक्लूडेड पूछा है, ये वाले तो अपोज में हो गए हमारे, ठीक है, कि हमने उसको सपोर्ट नहीं किया है, बट ये वाला हमने उसके पक्ष में किया था बट नॉट इंक्लूडेड पूछा है, तो सी आएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबरशिप क्राइटेरिया ऑफ द नाम, द नाम का क्राइटेरिया क्या है, किसी कंट्री को मेंबरशिप लेनी हो तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एक ए स्टेटमेंट पढ़ोगे सही है, बी पढ़ो, द कंट्री शुड बी द मेंबर ऑफ द मल्टीलेटरल अलायंस, क्या नाम मल्टीलेटरल अलायंस वाली कंट्री को लेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गई ना, ठीक है। उसके बाद आप एक बार डी पढ़ो, इफ द कंट्री हैज ग्रांटेड मिलिट्री बेसिस टू द फॉरेन पावर द कंसेशन शुड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट, कि कंसेशन मिलेगा अगर ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट के बीच में उन्होंने मिलिट्री बेस दिया है, तो ये तो सीधी सीधी बात है कि उसके अगेंस्ट में नाम बना था, मिलिट्री बेस अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कोल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये बी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो ए डी गलत है, सॉरी बी और डी गलत है और ए और सी हमारी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 83 नंबर, इसमें देखो ये तो आसानी है बहुत ही, गोल्डन ईरा ऑफ पबेड किसे कहा जाता है, जब उसके प्रिंसिपल्स बने थे पबेड के, उसके बाद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कौन सा है, जब प्राइवेट सेक्टर की प्रैक्टिसेस को पब्लिक सेक्टर में उतारा गया था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, नॉर्म्स और क्लाइंट लॉयलिटी पे फोकस था, और रैशनल चॉइस थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीजिंग रिसर्च इन द पॉलिसी एनालिसिस, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद है ये देखो, ये क्वेश्चन फिर से हार्ड आ गया, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसमें अगर आपको केजे होल्स्टिकी इनका भी पता है ना, तो आप नेशनलिज्म रोल, बट आपको पता नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, इसमें ना आमने सामने दे रखे हैं, आप एक बार पढ़ लेना, नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा, आपको आगे काम आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द जेपी नारायण प्लान ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो जेपी नारायण का प्लान था उसके बारे में ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है, ये हमें बतानी है, ठीक है। देखो यहाँ पे सी स्टेटमेंट दी हुई है, द बेसिक ग्राम सभा वुड एक्ट एज अ बेस फॉर द ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये उन्होंने बोला था, ठीक है। द बेसिक यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक यूनिट है ग्राम पंचायत, जब ग्राम सभा बेसिक यूनिट है तो ग्राम पंचायत तो उससे ऊपर हो गई ना, तो सी पहले आएगा, बी वाली गलत है यहाँ पे, ठीक है, और सारी आपको सही लगेंगी, बी वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। उसके बाद है हु सेड रेडिकलिज्म थिंक इन द टर्म ऑफ नाइदर ऑफ द नेशन नॉर ऑफ द क्लास, रेडिकलिज्म आ गया और इंडिविजुअल आ गया, तो इंडिविजुअल रेडिकलिज्म की बात कौन करेंगे, एम एन रॉय, जिसे हम न्यू ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल रेडिकलिज्म की न्यू ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है जिसे, ठीक है, जो कि वो इंडिविजुअल के राइट से कंसर्न्ड है, ठीक है। उसके बाद है according to Kautilya which of the following six method of the foreign policy is applied by the would be the conqueror to the elements of his circle state, आपने एक ऐसी पढ़ी होगी कि सर्कल स्टेट का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ये हमारा ये हम है,
तो ये हमारा पड़ोसी हमेशा दुश्मन होगा, पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो हमारा हमेशा दोस्त होगा। इस टाइप से उन्होंने 6 सर्कल बना के एक मतलब थ्योरी दी थी। तो उन्होंने 6 कौन कौन सी चीजें बोली थी, 6 मेथड कौन से बोले थे। एक बोला था संधि की ट्रीटी कर ली जाए, उसके बाद दूसरा बोला था विग्रह की वार कर लिया जाए, तीसरा बोला था आसना जिसे बोलते हैं कि उन्होंने बोला था कि न्यूट्रलिटी रखी जाए, तटस्थता रखी जाए। उसके बाद याना मार्चिंग की मार्च किया जाए उनके लिए, और समश्रेया दैट इज अलायंस बनाया जाए, और उसके बाद है द्विदी भाव की मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। अगर अलायंस बनाना चाहते हो अलायंस, अदरवाइज उसके अगेंस्ट में, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें कौन सा रह गया था कि नॉन वॉयलेंट रहो, ऐसा नहीं है। तटस्थ उन्होंने बोला है, क्वाइट रहना है, बट उन्होंने नॉन वॉयलेंट रहो ऐसा नहीं बोला। पीस बनाओ, क्विट सीकिंग स्पोर्ट ऐसा उन्होंने बोला है, बट उन्होंने नॉन वॉयलेंट का नहीं बोला है, ठीक है, तो बी हट जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विद द हरोल्ड जे लास्की। हरोल्ड जे लास्की के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आप सारी पढ़ लोगे। हरोल्ड जे लास्की की ये स्टेटमेंट आपको उनकी नहीं लगेगी। राइट्स आर लीगल अपॉर्चुनिटी फॉर द सक्सेसफुल लाइफ, और सारी इसमें ट्रू है, ठीक है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर होल्ड्स द व्यू दैट नो सिटीजन शुड बी सफिशिएंटली ऑपुलेंट टू बी एबल टू परचेज अनदर एंड नन सो पुअर टू फोर्स टू हिमसेल्फ सेल। तो ये रूसो की कितनी फेमस स्टेटमेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नीति आयोग कब बना था, बहुत आसान लट्टू टाइप क्वेश्चन, 1 जनवरी 2015। अब शुक्र है लास्ट में पहुंच गए हैं हम, बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जीएस मिल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं कि कैसे उनकी लाइफ चेंज होती है, किन किन का उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वर्ड्सवर्थ का रोमांटिक पोएट्स जो थे, उसके बाद उनका यंग माइंड कैसा था, उसके बाद ओल्ड माइंड कैसा था, डी टॉकिलविल जो है उनका इफेक्ट कैसा है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये जीएस मिल के ऊपर एक पैसेज है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, यंग मिल वाज ओवरली एक्सपोज टू द साइंटिफिक डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, जहां पे आपको आंसर मिल सकता है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटी, जो मैन था, यंग जो मिल था, वो डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है, जो कि उसे एक ह्यूमन रैशनल ह्यूमन बीइंग, जो कि एक जेन्युइन ह्यूमन बीइंग, उससे दूर कर रही थी, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट है यूटिलिटेरियन डॉक्ट्रिन कट हिम फ्रॉम द व्हाट इज जेन्युइनली ह्यूमन, ठीक है। तो ये दोनों सही है, बट ये इसका रीजन नहीं दे रही है, इसमें ऐसा बताया गया है। उसके बाद है जो मिल है उन्होंने किससे क्या लिया है, ये हमें बताना है। ये देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर लिया है, वर्ड्सवर्थ ने क्या दिया है, ठीक है। ऐसे देखो वर्ड्सवर्थ ने क्या दिया है, लिटरेचर से स्पाउस हुए वो वर्ड्सवर्थ से। उसके बाद एडमंड बर्क जो हैं उनसे क्या लेते हैं, फिलॉसफी। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, आप पढ़ोगे ना, एडमंड बर्क फिलॉसफिकली। उसके बाद जो डी ट्रैंकुलिन जो हैं उनसे उन्होंने क्या सीखा है, डेमोक्रेसी इन द अमेरिका, एंड यंग मिल रैशनलिस्टिक डॉक्ट्रिन पे बेस्ड थे, ठीक है, ये उनका आंसर है। उसके बाद है रोमांटिक पोएट टॉट मिल एंड यूटिलिटेरियन दैट यूटिलिटेरियन साइकोलॉजी लैक्स इन द ह्यूमन टर्म, ठीक है। टॉकलिन पॉइंटेड आउट साइंटिफिक इनएडुकेसीज ऑफ द यूटिलिटेरियन फिलोसफी। देखो यहाँ पे है भी डी टोकलिन, वो क्या पॉइंट आउट करते हैं, सोशियोलॉजिकल इनएडुकेसी। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली वाली सही है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर espoused फीलिंग एंड इंस्टीट्यूशन दैट इन्फ्लुएंस जेएस मिल। तो इसमें वर्ड्सवर्थ आएगा। इंट्यूएशंस, फीलिंग और इंट्यूएशंस मिल के अंदर किसने डाली थी, तो ये वर्ड्सवर्थ आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है which among the following clearly reflect in the writing of डी टॉकविल। तो इसमें टॉकविल की राइटिंग में क्या है, क्रिटिकली एनालाइजिंग। यहाँ पे पैसेज पढ़ोगे सेम स्टेटमेंट दे रखी है इसमें। उसके बाद ये दूसरा जो पैसेज है वो किससे रिलेटेड है, वो है इवेल्युएटिंग, जो पॉलिसीज को कैसे इवेल्युएट किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद वो आरसीटी मेथड, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स जो हैं उनके ऊपर बात करते हैं, और फिर कैसे आरसीटी ट्रायल्स फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हेल्प करते हैं, वो बताए गए हैं, ठीक है। इसमें पूरा इससे रिलेटेड है। तो इसमें ये कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैच। तो गोल्ड
सॉरी गोल्ड स्टैंडर्ड, तो ये किसको कहा गया है, आरसीटी, रैंडमराइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है द स्टैंडर्ड meteorological is to select a group of respondent. The RCT trial every individual participant in the trial all fit from the everyone else. ये दोनों स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगी इसमें। उसके बाद है द confounding thing about the policy change is that it happens neither over the night nor in setting where other, दोनों आसान आसान है, आपको मिल जाएंगी बहुत आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट है फार्मास, ये देखो आरसीटी दो रैंडमराइज कंट्रोल ट्रायल किस में हेल्पफुल है, फार्मास्यूटिकल में, ये लिख रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है आरसीटी अप्रोच टू एडमिनिस्टर एंड इंटरवेंशन टू द रैंडमलाइज सेलेक्टेड ग्रुप्स। देखो यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट दी हुई है, भर लोगे आप, ठीक है। अब हमारी क्लास एंड होती है। मैंने बहुत फास्ट करवाया है, मैं जानती हूँ, बट एक बार जब बाद में हम अगला पेपर या कभी हमें प्रीवियस ईयर हम रिवाइज करेंगे तब इसमें से क्वेश्चन मैं उठा के अच्छे से एक्सप्लेन करके करवा दूंगी। अभी क्योंकि डालना ज़रूरी था, क्योंकि कल लास्ट डेट है, जो भी आपने चैलेंज फिल करने हैं, क्लेम्स फिल करने हैं उसके लिए, ठीक है। तो मैंने अभी जल्दी जल्दी में बहुत जल्दी करवाया है। ये वाला पेपर ठीक ठाक था, मतलब इसमें कोई गलती नहीं थी। जो पहले वाला शिफ्ट 1 का है उसमें मुझे 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगे जो थोड़े चैलेंजेबल हैं, आप उन्हें चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं। अगर इसमें आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट कर दीजिए। मेरे से कहीं गलती हुई है, मुझसे एक्सप्लेनेशन में गलती हुई है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जाके सेकंड वीडियो भी ज़रूर देखना जिसके फर्स्ट पेपर था, ताकि आपको एक आप एनालाइज कर पाओ कि कौन सा कैसा पेपर है, कितना हार्ड आया है, ठीक है। मेरे लिए सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा कम था लेवल इसका फर्स्ट शिफ्ट से। फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे रैंडम कहीं से भी डाले हुए थे। सेकंड शिफ्ट में थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन थे, बट फिर भी हमारे काफ़ी ऐसे भी हैं। और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें आसान क्वेश्चन ज़्यादा थे, फर्स्ट शिफ्ट में आसान क्वेश्चन बहुत कम थे, ठीक है। ये डिफरेंस तो है ही, ठीक है। अगर आपको जो लगे आपके क्या स्कोर बन रहे हैं ये आप कमेंट में बताएं, ठीक है। आज के लिए हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।